मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट ईडी विद आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोग कक्षा 11 में अकाउंट पार्ट 1 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और अकाउंट पार्ट 2 में भी हमारा सिर्फ 2 ही चैप्टर है जिसका वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपलोड नहीं किया है। कौन कौन सा है वो 2 चैप्टर? तो मैंने पहले भी इसके बारे में आपको बताया है कि एक पार्ट 5 धनधाकीय इकाई का वित्तीय पत्रक, जिसे आसान भाषा में कहे, आपकी सामान्य भाषा में कहे तो वार्षिक हिसाब, जो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और दूसरा गैर व्यापारिक संस्था के हिसाब, जो पार्ट 9 है। ये 2 चैप्टर के अलावा हमारा पूरा अकाउंट के सभी चैप्टर का, सभी प्रश्नों का वीडियो मैंने यूट्यूब पर आपके लिए अपलोड किया है। आप अपनी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जिस चैप्टर के आपकी एग्जाम है, आपके स्कूल में या वार्षिक एग्जाम होगी, तब आप उस अनुसार रिविजन कर सकते हैं। अब मैंने पहले भी आपको कहा था कि अकाउंट पार्ट 1 में अगर इंपोर्टेंट चैप्टर की बात की जाए तो पूरे अकाउंट पार्ट 1 में अगर सबसे मोस्ट आईएमपी चैप्टर है तो रोज नामचा और खाता बही और खतौनी। उसी तरह से अकाउंट पार्ट 2 में अगर कोई मोस्ट आईएमपी चैप्टर है तो वो है घिसाई और वार्षिक हिसाब, जिसमें भी वार्षिक हिसाब जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक आप अकाउंट पढ़ेंगे, न कि सिर्फ 11वीं में, 12वीं में या कॉलेज में, आप प्रोफेशनल वर्क भी करने वाले हैं, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हैं या सीएस बनने वाले हैं या कोई आगे की जॉब करने वाले हैं, कॉमर्स लाइन में और आगे जाने वाले हैं, तो ये चैप्टर आपको हमेशा काम आएगा। एक रोजनामचा और एक वार्षिक हिसाब, इस हिसाब से काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। दोस्तों, 11वीं कक्षा में जो हम वार्षिक हिसाब सीख रहे होते हैं वो सबसे पहले लेवल का वार्षिक हिसाब होता है, यानी सिर्फ व्यक्तिगत मालिकी का वार्षिक हिसाब सीख रहे होते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, कक्षा 12 में जाएंगे, पार्ट 1 में, अकाउंट पार्ट 1 में साझेदारी पेढ़ी का वार्षिक हिसाब और अकाउंट पार्ट 2 में कंपनी का वार्षिक हिसाब सीखने को आपको मिलेगा। यानी कक्षा 12 में 2 वार्षिक हिसाब है, एक साझेदारी पेढ़ी का वार्षिक हिसाब और एक कंपनी का वार्षिक हिसाब। साझेदारी पेढ़ी का जो वार्षिक हिसाब है वो लगभग आपका जो अभी धनधाकीय इकाई का जो वार्षिक हिसाब सीखने वाले हैं, व्यक्तिगत मालिक इकाई, यानी एक व्यक्ति ही धंधा का मालिक होगा, उसका वार्षिक हिसाब सीखने वाले हैं, उसी की तरह है वो। और अकाउंट पार्ट 2 में आप कंपनी का वार्षिक हिसाब सीखेंगे। यानी एक आसान शब्दों में कहूँ तो अभी से आप 12वीं की तैयारी एक तरह से कर रहे हैं। अगर इस चैप्टर को आप अच्छी तरह से सीख लेते हैं तो 12वीं का भी वार्षिक हिसाब जो 11 मार्क्स का पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में, वो भी आपका लगभग क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए इस पार्ट का महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा है, आपके लिए महत्व बहुत ज्यादा है। इसके लिए आपको काफी मेहनत करने की जरूरत है। दोस्तों, वार्षिक हिसाब का सवाल कैसा होता है? तो आपको प्रश्न में एक सकल तलपट दिया होगा, एक पूरे वर्ष का सकल तलपट दिया होगा जिसमें सभी खातों की शेष होगी। सकल तलपट किसे कहते हैं वो हमने पार्ट 1 में सीख लिया कि खातों के शेष पर, खाते के उधार शेष और जमा शेष दर्शाता हुआ पत्रक, जिसे हम कहते हैं सकल तलपट। सकल तलपट ये खाता नहीं, ये पत्रक है जो खातों का उधार शेष और जमा शेष दर्शाता है। तो वैसा ही एक सकल तलपट आपको दिया होगा और उसके नीचे कुछ समायोजन दिए होंगे, 5, 6 या 8 समायोजन दिए होंगे। तो उस सकल तलपट और समायोजन की सहायता से आपको वार्षिक हिसाब तैयार करना होगा। ऐसा कुछ प्रश्न होगा। वार्षिक हिसाब तैयार करने के लिए दोस्तों आपको हमेशा लगभग सभी सवालों में, किसी किसी सवाल में सकल लाभ अगर पहले से दिया होगा तो हो सकता है आपको व्यापार खाता न बनाना पड़े, नहीं तो बाकी सभी सवालों में आपको 3 खाते कंपलसरी बनाने पड़ेंगे। एक व्यापार खाता, एक लाभ हानि खाता और एक पक्की तंत्र। तो आपको इन तीनों खातों का नमूना जब तक अच्छी तरह से याद नहीं होगा, आप वार्षिक हिसाब नहीं कर पाएंगे। तीनों खातों का नमूना ही नहीं, सिर्फ आपको साथ ही साथ समायोजनों की जो 2 असर होती है वो भी आपको याद रहना चाहिए। यानी एक तरह से अगर वार्षिक हिसाब को आपको अच्छी तरह से सीखना है, वार्षिक हिसाब का आपको लास्ट स्टेप तक पहुंचना है, वार्षिक हिसाब का आंसर आपका आना चाहिए, ऐसा अगर आपको लगता है तो आपको तीनों खातों का नमूना और कुछ समायोजन है 10-12, वो आपको याद रखना पड़ेगा। ये 10-12 समायोजन कह रहा हूं वो तो मैं आपको 10-12 समायोजन लिखवाऊंगा, बाकी आपके बुक में जो नमूना दिया हुआ है काफी लेंदी नमूना दिया हुआ है, काफी बड़ा नमूना दिया हुआ है और समायोजन भी लगभग 30 से 35 समायोजन है। तो इसीलिए आज मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक अगर आप देखेंगे तो इस वीडियो में वो जो 3 नमूने दिए हुए हैं आपकी बुक में, व्यापार खाता का नमूना, लाभ हानि खाते का नमूना और पक्की तलपट का नमूना, पहले बुक में कैसा दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं और फिर उसको आसान तरीके से, इजी वे में हम कैसे याद कर सकते हैं। कम से कम हम कितना याद कर लेंगे तो हम ये वार्षिक हिसाब को सीखा जा सकता है। तो वो हम आज के वीडियो में देखने वाले, इसके वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा और वो सके 2 से 3 बार आप वीडियो को जरूर देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बुक में देख लेते हैं कि बुक में व्यापार खाते का नमूना, लाभ हानि खाते का नमूना और पक्की तलपट का नमूना कैसे दिया हुआ है। तो सबसे पहले पेज नंबर 110 पर आप आएंगे तो आपको व्यापार खाते का नमूना मिलेगा। मैं कोशिश करूंगा कि पेज नंबर 110 पर जो व्यापार खाते का नमूना दिया है वो आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे। यस, तो व्यापार खाते का नमूना देख सकते हैं आप, श्री
डैश डैश डैश, श्री के बाद डैश डैश लिखा है, मतलब किसी व्यक्ति का नाम होगा, महेश, गणेश, रमेश, जिनका भी वार्षिक हिसाब हमें तैयार करना है उसका नाम होगा। तारीख लगभग 31/3/2015 2016 जो भी तारीख दी होगी वो, देखिए 31 यानी हमारा 31 मार्च को वर्ष खत्म होता है, इसके तो नाम दिया होगा और तारीख दिया होगा। अभी डैश इसलिए लिखा हुआ है कि अभी हमें मालूम नहीं है कि कौन सा नाम और कौन सा तारीख है, इसलिए वो लिखना भी जरूरी है। के दिन पूरे होने वाले वर्ष का व्यापार खाता। उधार पक्ष में आप देखेंगे तो प्रारंभिक माल का स्टॉक, खरीदी घटाव खरीद वापसी घटाव अन्य तरह से गया माल, और फिर बाहर लिखा हुआ है माल खरीदी के खर्च में मजदूरी, आवक माल, गाड़ी किराया, रेलवे किराया, चुंगी, कस्टम ड्यूटी, गाड़ी भाड़ा, गोदी चार्ज, डाक चार्ज, क्लियरिंग चार्ज, जेल दरमाया, खराजात खर्च, गोरफेड, उत्पादन से संबंधित खर्च में उत्पादक मजदूरी, रॉयल्टी, कारखाना खर्च, किराया कर, बिजली कर, ईंधन, कोयला, गैस वगैरह, उपयोग में ली गई माल सामग्री में ऑयल, ग्रीस, कारखाने के मकान का घिसाई, प्लांट यंत्र का घिसाई, सकल लाभ जो लाभ हानि खाते ले गए। जमा साइड में बिक्री माइनस बिक्री वापसी, भंगार माल का विक्रय, अंतिम माल का स्टॉक और सकल हानि जो लाभ हानि खाते। लगभग पूरा एक पेज भरा हुआ है, और आप अगर नोटबुक में लिखने जाएंगे तो आपका भी एक पेज या उससे ज्यादा ही हो जाएगा। उसके बाद पेज नंबर 115 पर दोस्तों ऐसे ही लाभ हानि खाते का नमूना दिया हुआ है, जो लगभग 115 पे नहीं 115 और 116 लगभग 1.5 पेज का है दोस्तों। अब मैं उसको पढ़ने जाऊंगा तो काफी समय जाएगा, मैं कोशिश करूंगा बस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे। पेज नंबर 115 यस लाभ हानि खाते का नमूना दिया हुआ है, और उसका पीछे वाला पेज भी है, पेज नंबर 116, उस पर भी लाभ हानि खाते का नमूना दिया है। उधार पक्ष का योग, उधार पक्ष में ज्यादा एंट्री आती है, इसमें उधार पक्ष का दिया हुआ है, जमा पक्ष में थोड़ी कम एंट्री होती है, तो जमा पक्ष का 115 पे ही खत्म हो गया। तो 115 116 यानी कि 1.5 से 1.25 पेज का आपका लाभ हानि खाते का नमूना आपके बुक में दिया हुआ है। और इसी तरह से पेज नंबर 126 और 27 वो भी आप देख सकते हैं। मैं सबको पढ़कर बताने जाऊंगा तो काफी समय भी लगेगा और थोड़ा बोरिंग भी होगा आपको। पेज नंबर 126 पर है श्री डैश 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 की तारीख के दिन की पक्की तलपट, वो 126 से 127 पेज नंबर, लगभग 1.5 पेज का आपका पक्की तलपट का नमूना। तो शायद ये नमूना आप लिख तो लें, लेकिन आपको याद करने में काफी तकलीफ होगी, काफी दिक्कत होगा और आपको कठिन भी लगेगा। तो इसी नमूने को हम कैसे आसान तरीके से, इजी वे से, बहुत कम, जितना हर सवाल में आने वाला है, जिसकी सहायता से हम सभी सवाल और सभी उदाहरण को कर सकते हैं, उतना लेकर मैं आज आपके सामने आया हूँ। तो मैंने भी यहाँ पे 3 खाते का नमूना बना दिया है, व्यापार खाते का नमूना, लाभ हानि खाते का नमूना और पक्की तलपट का नमूना। दोस्तों इसको अच्छी तरह से आपको नोट करना है और इसको अच्छी तरह से याद कर लेना, इतना कंपलसरी आपको याद होना चाहिए। तो कैसे है, क्या क्या है, वो सब भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले व्यापार खाते का नमूना, नाम वगैरह मैंने नहीं लिखा है, लेकिन जब हम सवाल करेंगे तब हम नाम लिखेंगे। सभी खाते में लेफ्ट वाला जो साइड होगा वो उधार और राइट वाला साइड जमा होगा। लाभ हानि खाते में भी लेफ्ट वाला साइड उधार होगा और राइट साइड जो है वो जमा होगा। लेकिन पक्की तलपट में दोस्तों उल्टा होता है, क्योंकि ये खाता नहीं है, ये पत्रक है, बराबर, ये अकाउंट नहीं है, स्टेटमेंट है, पत्रक है, इसलिए इसका उल्टा होता है। ये जमा साइड होता है, टू दी राइट वाला साइड, और जो संपत्ति लेना वाला साइड है ये उधार साइड होता है। इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि पक्की तलपट में उल्टा रखना है, लेफ्ट वाला साइड जमा है और राइट वाला साइड उधार है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्यापार खाते के उदाहरण हम कैसे याद रखेंगे। मैंने पहले भी एक बार आपको व्यापार खाते का सिर्फ नमूना और उससे संबंधित एक उदाहरण को करवाया था, उदाहरण नंबर 1। अगर आप पीछे के वीडियो देखेंगे तो आज से 15 दिन 20 दिन पहले मैंने आपको व्यापार खाते का नमूना आसान तरीके से कैसे याद करें और उससे जुड़ा हुआ एक उदाहरण करवाया था। और उससे पहले मैंने 12वीं कक्षा के व्यापार खाता, लाभ हानि खाता के नमूने को समझाया हुआ है, लेकिन उससे थोड़ा आपका अलग है, अलग हटकर है। तो मैं आज कक्षा 11 के लिए स्पेशली ये तीनों खातों का नमूना लेकर आया हूँ। तो इसको याद कैसे रखना है, कैसे बोलना है, आपको प्रेजेंट कैसे करना है। इसको किसने आपसे पूछा व्यापार खाते का नमूना बोलो, तो आपको कैसे बोलना है। तो व्यापार खाते का नमूना उधार साइड पे प्रारंभिक स्टॉक, खरीदी माइनस खरीद वापसी माइनस अन्य रीत से माल की जावक। पहले इतना याद रखने की हम कोशिश करते हैं, व्यापार खाते के उधार में प्रारंभिक स्टॉक, खरीदी माइनस खरीद वापसी माइनस अन्य रीत से माल की जावक। अन्य रीत से माल की जावक मतलब आग से गया माल, चोरी से गया माल, दान में दिया माल, नमूने के रूप में गया माल, वैसे तो बहुत सारा हो जाएगा, इसलिए हमें सिर्फ याद रखना है अन्य रीत से माल की जावक। किसी भी अन्य तरीके से माल जाता है तो उसे यहाँ पे माइनस करना है। तो एक बार फिर से बोलते हैं तो सारा आपको याद रह जाएगा। प्रारंभिक स्टॉक, खरीदी माइनस खरीद वापसी माइनस अन्य रीत से माल की जावक। प्रारंभिक स्टॉक, खरीदी माइनस खरीद वापसी माइनस अन्य रीत से माल की जावक। और जब ये याद हो जाएगा तो ऐसा ही सेम टू सेम जमा साइड पे इस तरफ है खरीदी माइनस खरीद वापसी, तो जमा में है बिक्री माइनस बिक्री वापसी। उधार में है खरीदी माइनस खरीद वापसी, तो जमा में है बिक्री माइनस बिक्री वापसी।
उधार में है प्रारंभिक स्टॉक, तो जमा में है अंतिम स्टॉक। ठीक है, तो पहले इतना सब याद कर लेते हैं, फिर हम खर्चों को याद करने का मेरे पास एक ट्रिक है, उससे हम फटाफट खर्च को याद कर लेंगे। तो सबसे पहले इतना हम याद करने की कोशिश कर लेते हैं एक बार और। तो व्यापार खाते के उधार में आपको किसी को कैसे बोलना है, व्यापार खाते के उधार में प्रारंभिक स्टॉक खरीदी माइनस खरीद वापसी माइनस अन्य रीत से माल की जावक, और व्यापार खाते के जमा में बिक्री माइनस बिक्री वापसी और अंतिम स्टॉक, बिक्री में से बिक्री वापसी घटाने के बाद नीचे लिखना है आपको अंतिम स्टॉक। तो उस तरफ प्रारंभिक स्टॉक खरीदी माइनस खरीद वापसी माइनस माल की जावक, और इस तरफ बिक्री माइनस बिक्री वापसी और अंतिम स्टॉक। उसके बाद व्यापार खाते के उधार में खर्च कैसे याद रखना है, तो इसके लिए एक स्लोगन याद रखना है आपको, छोटा सा सूत्र, आ मजनू डे। आपको क्या याद रखना है, आ मजनू डे। देखिए मैंने ऐसे लंबे में लिख दिया है, आ मजनू डे, ऐसे आ मजनू डे। आ मजनू डे आपको बोलने में भी बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इजी लगेगा, आ मजनू डे। उस पर से खर्च के नाम बना दिए, क्योंकि आ मजनू डे आपको लंबे समय तक याद रहेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि हर साल हम बच्चों को बताते हैं, उनको लंबे समय तक याद रहता है। बाकी भले वो सब भूल जाए, लेकिन वो उनको याद रहता है, आ मजनू डे। आ से आवक माल गाड़ी भाड़ा, आ से क्या बोलना है, आ मजनू डे खाली बोल के छोड़ नहीं देना, किसी को बताना नहीं है ऐसे आ मजनू डे। उसको आपको अपने माइंड में रखना है और उस पर से खर्च का नाम बनाना है। जैसे आ मजनू डे में पहला वर्ड क्या आता है, पहला अक्षर आ, तो आ से आवक माल गाड़ी भाड़ा। दूसरा अक्षर क्या आता है, ज, सॉरी म से मजदूरी, आ मजनू। ज से जकात, नू से नूर या रेलवे नूर लिखा होगा, नूर चुंगी लिखा होगा। उसके बाद डे से डेमरेज, तो आ मजनू डे, आ से आवक माल गाड़ी भाड़ा, म से मजदूरी, ज से जकात, नू से नूरिया चुंगी या रेलवे नूर भी लिखा हो सकता है, और डे से डेमरेज। तो आ मजनू डे, ऐसा अगर आप याद रखेंगे स्लोगन, तो उस पर से आप नाम बना लेंगे, आ से आवक माल गाड़ी भाड़ा, म से मजदूरी, ज से जकात, नू से नूर चुंगी और डे से डेमरेज। नूर चुंगी में याद रखिए, कभी कभी रेलवे नूर लिखा होता है तो भी आप समझ जाइए। उसके अलावा एक ही अलग से खर्च लिखा है मैंने, कारखाने का घिसाई, कारखाना या फैक्ट्री का मकान का घिसाई दिया होगा तो व्यापार खाते में आएगा। बाकी किसी संपत्ति की घिसाई है तो वो लाभ हानि खाते के उधार में आएगा। कारखाने या फैक्ट्री के मकान का घिसाई है या कारखाने के प्लांट यंत्र का घिसाई है तो वो व्यापार खाते में आएगा, उसके अलावा का सब लाभ हानि खाते में आएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा व्यापार खाता हो गया। उधार साइड पे प्रारंभिक स्टॉक खरीदी माइनस खरीद वापसी माइनस माल की जावक और आ मजदूर डे के खर्च। आ मजदूर डे में आ से आवक माल गाड़ी भाड़ा, म से मजदूरी, ज से जकात, नू से नूर चुंगी, डे से डेमरेज। उसके अलावा कारखाना या फैक्ट्री के मकान का या यंत्र का घिसाई या कारखाने का घिसाई, इतना भी याद रखने चलेगा। जमा साइड पे बिक्री माइनस बिक्री वापसी और अंतिम स्टॉक। अब आपको आधा आधा करके नहीं बोलना है, पूरा उधार वाला पहले कंप्लीट करना है, फिर जमा वाला बोलना है। वो तो उस समय याद करवा रहा था, इसलिए मैंने ऐसा कहा था, पहले उधार का पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको जमा साइड का बोलना है, बिक्री माइनस बिक्री वापसी और अंतिम स्टॉक। उसके बाद इस खाते को बंद कैसे करेंगे, तो नॉर्मली जैसे हमने सहायक बही रोकड़ बही में किया है कि जो ज्यादा आता है वो दोनों तरफ लिखते हैं। अगर जमा का ज्यादा आया तो वही टोटल आपको उधार में लिखना है और उसमें से ये सब घटाएंगे तो आपको डिफरेंस से मिलेगा सकल लाभ। इसमें मैंने क्वेश्चन मार्क भी लिखा है, आप देख सकते हैं, सकल लाभ क्वेश्चन मार्क, जो हम लाभ हानि खाते ले गए, ऐसा लिखा होगा। सकल लाभ को कहां ले जाना है, लाभ हानि खाते। यहाँ उधार में लिखा होगा तो लाभ हानि खाते के कहां लिखा होगा, जमा में। यहाँ लिखा है लाभ हानि खाते ले गए, वहां लिखा रहेगा सकल लाभ व्यापार खाते से लाए। यहाँ पे हम कहा क्या लिख रहे हैं, लाभ हानि खाते ले गए, और यहाँ पे जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, व्यापार खाते से लाए। ऐसे ही अगर बाई चांस उधार का योग ज्यादा आया तो जमा में जो कम पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, सकल हानि। मैंने अभी इसलिए नहीं लिखा है कि आपको कंफ्यूजन होगा, और दूसरी बात राज की बात कि आपके जितने भी सवाल है और जितने भी उदाहरण है सब में सकल लाभ ही आ रहा है, किसी में सकल हानि आ ही नहीं रहा है। इसके लिए अभी से आपको कंफ्यूज करने का क्या मतलब, नहीं तो दोनों तरफ आता है, नमूने में देखेंगे तो दोनों तरफ लिखा हुआ है और वो सही है, क्योंकि अगर उधार का योग ज्यादा आएगा जमा का योग कम आएगा तो उधार का योग ही हम लोग जमा में भी लिखेंगे, और इसमें से जमा के जो भी शेष दी हुई है, जो भी रकम है जमा वाला, वो माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, सकल हानि, उसे भी हमें लाभ हानि ले जाना होगा, लाभ हानि खाते। तो यहाँ पे जमा में आएगा तो लाभ हानि खाते, उधार में भी एक लाइन छोड़ के रखना ही है, यहाँ पे सकल लाभ हानि लिखेंगे। लेकिन मैंने सिर्फ सकल लाभ इसलिए लिखा है कि लगभग सभी सवालों में सकल लाभ ही आने वाला है, इसलिए जमा का योग हमेशा लगभग आपका ज्यादा आएगा। तो जमा का योग ज्यादा आएगा, वही उधार में लिखना है आपको, ये सब माइनस करना है, तो क्या आएगा, सकल लाभ। इसलिए सिर्फ सकल लाभ लिखा, बाकी सकल हानि भी आ सकता है। अब आते हैं लाभ हानि खाते। तो लाभ हानि खाते का अगर आसान तरीके में कहूं, एक लाइन में मुझे अगर कहना हो लाभ हानि खाता याद करवाना हो तो बहुत ही आसान है। उधार में खर्च आता है और जमा में कोई भी आवक या लाभ आएगा। उधार में खर्च या नुकसान आएगा और जमा में आवक और लाभ आएगा।
तो एक तरीका क्या है, तो इतना लंबा अगर आपको नहीं याद करना है तो अगर आपने व्यापार खाते का नमूना एकदम अच्छी तरह से याद किया है तो जो खर्च व्यापार खाते में नहीं आएगा वो खर्च लाभ हानि में आएगा। मान लीजिए आपने लाभ हानि याद ही नहीं किया लेकिन आपने व्यापार खाता एकदम अच्छे से याद किया, तो एकदम आसान तरीका क्या है, जो खर्च व्यापार खाते में नहीं आएगा व्यापार खाते के उधार में, वो खर्च जो है वो लाभ हानि के उधार में आएगा। उधार में आएगा तो आपको पहले से पता है, क्योंकि आपको नियम पता है, खर्च या नुकसान हो तो उधार, लाभ या उपज हो तो जमा। तो जो खर्च व्यापार खाते में नहीं आएगा वो लाभ हानि में आएगा। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल। सिक्का उछालने पे मैं कहूं कि हेड नहीं आया तो आप समझ जाते हैं टेल आया। ठीक उसी तरह से जो खर्च व्यापार खाते में नहीं आएगा वो खर्च कहां आएगा, लाभ हानि खाते में। जैसे कि वेतन, मैंने कहा वेतन, अब आप चेक कर लीजिए वेतन है यहाँ पे नहीं है, तब समझ जाना होगा वेतन कहां आएगा, लाभ हानि। विज्ञापन खर्च चेक कर लीजिए, विज्ञापन खर्च यहाँ पे नहीं है तो कहां आएगा, लाभ हानि खाते में। मजदूरी चेक कर लीजिए यहाँ पे, इस बार मत बोल दीजिएगा नहीं है मजदूरी यहाँ पे, तो वो लाभ हानि खाते में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये एक आसान तरीका हो गया। फिर भी जो खर्च रेगुलर आते हैं, बार बार आते हैं, ऐसे खर्चों का नाम मैंने यहाँ पे लिख लिया। अगर आप इसे याद कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो कौन कौन से खर्च लगभग सभी सवालों में आपको देखने को मिलेंगे, वेतन, स्टेशनरी खर्च, विज्ञापन खर्च, डाकसार खर्च, व्यापार खर्च, कभी कभी बिजली खर्च, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे लेकिन बिजली खर्च भी आएगा, ऑडिट खर्च, लेकिन वो सब जल्दी ज्यादा नहीं आते इसलिए मैंने नहीं लिखा है। जो लगभग रेगुलर आते वो लिखा है मैंने, वेतन, स्टेशनरी खर्च, विज्ञापन खर्च, डाकसार खर्च, व्यापार खर्च। देखिएगा ध्यान से, नाम है व्यापार खर्च लेकिन आता कहाँ पे है, लाभ हानि में। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उनको लगता है व्यापार खर्च है तो व्यापार खाते में आएगा, नाम से दोस्तों कुछ नहीं होगा। व्यापार खर्च है तो कहां पे आएगा, लाभ हानि खाते में आएगा व्यापार खर्च। ठीक है, व्यापार खर्च के बाद क्या है, जावक माल गाड़ी भाड़ा। जावक माल गाड़ी भाड़ा के बाद क्या है, बीमा प्रीमियम, संपत्ति का घिसाई, किसी भी संपत्ति का घिसाई वो लाभ हानि खाते के उधार में आएगा। बस ध्यान क्या रखना है कि फैक्ट्री या कारखाने का घिसाई होगा तो व्यापार खाते में आएगा। उसके अलावा कोई भी संपत्ति जैसे मकान, यंत्र, फर्नीचर, प्लांट यंत्र होगा, यानी कारखाने का प्लांट यंत्र है तो उसका घिसाई व्यापार खाते में आएगा। लेकिन फर्नीचर, मकान या दूसरी कोई संपत्ति होगी तो उसका जो घिसाई है, यानी बाकी सभी संपत्तियों का घिसाई कहां पे आएगा, लाभ हानि खाते के उधार में। कोई भी नुकसान, मैंने सिर्फ नुकसान लिखा है, आग से नुकसान, चोरी से नुकसान, वर्षा से नुकसान, किसी से भी कोई नुकसान होगा तो भी यहाँ पे आएगा। अब उतना लंबा लिखने से अच्छा है कि कोई भी नुकसान होगा तो लाभ हानि के उधार में। नाम ये लाभ हानि खाता, हानि और खर्च होगा तो उधार पक्ष में, लाभ या उपज होगा तो जमा पक्ष में। तो कोई भी नुकसान होगा तो भी यहाँ पे आएगा। उसके अलावा ये कॉलम हमें याद करना है एकदम अच्छी तरह से, तो हम नीचे वाला देख लेते हैं। पूंजी का ब्याज, दिया बट्टा, पूंजी का ब्याज, लोन का ब्याज, ये चुकाना पड़ता है। पूंजी का ब्याज, लोन का ब्याज, दिया बट्टा, ये भी कहां पे आएगा, लाभ हानि के उधार में। और सबसे महत्वपूर्ण लाभ हानि खाते में जो कंपलसरी आपको याद रखना है वो ये 4 कॉलम। ये पहले खर्च में एक बार फिर से रिपीट कर दूं जो रेगुलर आते हैं, वेतन, स्टेशनरी खर्च, विज्ञापन खर्च, डाकसार खर्च, व्यापार खर्च, जावक माल गाड़ी भाड़ा, बीमा प्रीमियम, किसी भी संपत्ति का घिसाई, कोई भी नुकसान, चाहे वो आग से नुकसान, चोरी से नुकसान, वर्षा से नुकसान, संपत्ति विक्रय से नुकसान, पूंजी का ब्याज, लोन का ब्याज। लोन का ब्याज मैंने यहाँ नहीं लिखा है लेकिन आप लिख लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी बार बार आता है। पूंजी का ब्याज, लोन का ब्याज, दिया बट्टा, हमने कोई लोन लिया हो उसका ब्याज चुकाना पड़ेगा ना, पूंजी का ब्याज, लोन का ब्याज, दिया बट्टा, ये सब इसमें आएगा। और सबसे महत्वपूर्ण है ये 4 कॉलम, डूबत ऋण के 4 कॉलम, 2 बार डूबत ऋण, 2 बार डूबत ऋण अनामत। ये याद रखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको कैसे याद रखना, उसका तरीका है, 2 बार डूबत ऋण, आपको ऐसे ही बोलना है, 2 बार डूबत ऋण, 2 बार डूबत ऋण अनामत। 2 बार क्या, डूबत ऋण और 2 बार डूबत ऋण अनामत। ऊपर नीचे तलपट, बीच में दोनों समायोजन और लास्ट वाला माइनस। तलपट और समायोजन क्या है, जो पहले से दिया होता है सवाल में, मैंने आपको कहा ना कि सवाल में आपको सकल तलपट दिया होगा और उसके नीचे समायोजन दिया होगा। समायोजनों की 2 असर होती है और सकल तलपट की एक ही असर होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कैसे लिखना है डूबत ऋण के बारे में। 2 बार डूबत ऋण, 2 बार डूबत ऋण अनामत, लाइन से 2 बार डूबत ऋण, 2 बार डूबत ऋण अनामत। ऊपर नीचे तलपट, यानी पहले वाला कितने सर टीचर उसे कहते हैं पुराना और नया। जो तलपट में दिया होता है उसे पुराना कहते हैं और जो समायोजन में दिया होता है उसे नया कहते हैं। ऐसे भी कई सर टीचर आपको समझाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, जो पहले से दिया है वो पुराना और जो समायोजन में दिया है वो नया, तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन याद क्या रखना है मेन, 2 बार डूबत ऋण, 2 बार डूबत ऋण अनामत। ऊपर और नीचे तलपट, बीच में दोनों समायोजन वाला और लास्ट वाला माइनस में। तलपट के लिए मैंने त लिखा है और समायोजन के लिए स लिखा है, स लिखकर डॉट किया है। तलपट के लिए त लिख के डॉट किया। 2 बार डूबत ऋण, 2 बार डूबत ऋण अनामत, ऊपर नीचे तलपट, बीच में दोनों समायोजन और लास्ट वाला माइनस में। बाकी सब प्लस में, लास्ट वाला माइनस में। ठीक है, जमा साइड पे छोटी मोटी आवक, प्राप्त ब्याज, प्राप्त भाड़ा, प्राप्त कमीशन, आहरण का ब्याज,
या कोई लाभ, लाभ कौन सा लाभ, डायरेक्ट लाभ दिया हो तो लाभ, नहीं तो संपत्ति विक्रय से लाभ, बराबर, या कोई दूसरा कोई उपज होगा, भंगार का उपज तो हमने व्यापार खाते के जमा में लिखा, भंगार का उपज जल्दी आता नहीं इसलिए मैंने लिखा नहीं। उसके बाद जिस तरह से हमने व्यापार खाता बंद करके व्यापार खाते का सकल लाभ लाभ हानि खाते ले गए, वहां उधार में आएगा, तो यहाँ में आपको जमा में लिखना होगा सकल लाभ व्यापार खाते से लाए। बाई चांस अगर हानि आया होता तो यहाँ पे जमा में आता सकल हानि लाभ हानि खाते ले गए, और यहाँ पे उधार में लिखते, इसलिए मैंने एक लाइन छोड़ा हुआ है। आपको हमेशा सवाल में लाभ हानि खाते में उधार में भी एक लाइन छोड़ना है और जमा में भी एक लाइन छोड़ना है। क्यों? क्योंकि आपको पहले से मालूम नहीं होगा कि सकल लाभ आने वाला है कि सकल हानि, इसलिए दोनों साइड पे आपको एक एक लाइन छोड़कर ही रखना है, उसके नीचे से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। अब जिस तरह से हमने व्यापार खाता बंद किया था उसी तरह से लाभ हानि खाता बंद करेंगे। जिस तरफ का योग ज्यादा आएगा वो हम दोनों तरफ लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि जमा का योग ज्यादा है, मान लीजिए इसलिए कह रहा हूं कि लगभग सवालों में जमा का योग ज्यादा आएगा, जमा का योग ज्यादा आएगा तो वही हम उधार साइड पे लिखेंगे। और जिस तरह से हमने वहां सकल लाभ निकाला था, यहाँ पे जो लाभ निकलेगा उसे हम क्या कहेंगे, शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट। सकल लाभ को इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और शुद्ध लाभ को इंग्लिश में कहते हैं नेट प्रॉफिट। तो जमा का योग अगर ज्यादा आया तो वही प्रोडक्ट हम यहाँ पे लिखेंगे। इसमें से ये सब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद क्या आएगा हमारा शुद्ध लाभ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्यों किया है हमने, क्योंकि वो पहले से नहीं किया, हमने निकाला है उसे डिफरेंस। तो इस टोटल में से ये सब माइनस करेंगे तो शुद्ध लाभ आएगा, जो कहां ले जाएंगे, पूंजी खाते ले जाएंगे, पूंजी में जाकर जोड़ देंगे। और बाई चांस अगर हानि आया तो हानि कब आएगा, जब ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा आएगा, ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा आएगा तो यही प्रोडक्ट हम यहाँ पे लिखेंगे, इसमें से ये सब माइनस करेंगे और तब क्या लिखेंगे, शुद्ध हानि। लेकिन शुद्ध हानि के आने के चांसेस ना के बराबर है, इसलिए मैंने सिर्फ शुद्ध लाभ भी लिखा, शुद्ध हानि भी लेकिन आ सकता है, ठीक है। तो अगर शुद्ध हानि आएगा तो ये प्रोडक्ट ज्यादा आएगा, यहाँ पे शुद्ध हानि लिखा जाएगा। और यही शुद्ध लाभ शुद्ध हानि यहाँ पे कहाँ लिखा जाएगा, तो शुद्ध लाभ को पूंजी में जोड़ दिया जाएगा और शुद्ध हानि को आहरण में जोड़ दिया जाएगा, यानी पूंजी में से एक तरह से माइनस कर दिया जाएगा शुद्ध हानि को। अब आते हैं लास्ट हमारा पत्रक पक्की तलपट। पक्की तलपट का नमूना, तो पक्की तलपट में पूंजी दायित्व, रकम, संपत्ति लेना, रकम, ये जमा साइड है, वो उधार साइड है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी सब में लेफ्ट वाला उधार, राइट वाला जमा, इसमें ये जमा साइड है और वो उधार साइड है। तो पूंजी दायित्व में आधा पेज तो लगभग इससे ही भर जाएगा, और ये तरीके से आप याद कर लेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। पूंजी प्लस वृद्धि, किसमें वृद्धि, पूंजी में वृद्धि, प्लस पूंजी का ब्याज प्लस शुद्ध लाभ, पूंजी प्लस वृद्धि प्लस ब्याज प्लस शुद्ध लाभ, पूंजी प्लस पूंजी में वृद्धि प्लस पूंजी का ब्याज प्लस शुद्ध लाभ। जैसा पूंजी के लिए है वैसा ही सेम टू सेम आहरण के लिए भी है। पूंजी प्लस पूंजी में वृद्धि प्लस पूंजी का ब्याज प्लस शुद्ध लाभ। पूंजी का ब्याज कैसे गिनना है, वृद्धि कैसे होगा, वो सब हम जब सवाल देखेंगे तो ख्याल आएगा आपको कि पूंजी में वृद्धि लिखा रहेगा, पूंजी में इतनी वृद्धि करनी, या तारीख लिखा होगा कि इतनी पूंजी बाद में लाए थे। पूंजी का ब्याज गिनो, समाज में दिया होगा पूंजी पर 10% ब्याज गिनो, पूंजी पर 5% ब्याज गिनो, पूंजी पर 2000 ब्याज चुकाना है, ऐसे लिख कर दिया होगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल इतना याद रखते हैं, पूंजी प्लस पूंजी में वृद्धि प्लस पूंजी का ब्याज प्लस शुद्ध लाभ। इन सबको इनर कॉलम में लिखना है। ये जो अंदर लिखा है मैंने वो इनर कॉलम है, हर जगह पे यहाँ पे लिखा है तो ये भी इनर कॉलम है, बाहर लिखा है उसको आउटर कॉलम बोलते हैं, इनर कॉलम और आउटर कॉलम। तो इनर कॉलम में आपको लिखना है, टोटल भी इनर कॉलम में ही करना है। और इसमें से घटाओ, आहरण प्लस वृद्धि प्लस ब्याज प्लस शुद्ध हानि, जैसा ये है वैसा ये भी है। अगर ऊपर का आपको याद हो गया होगा, पूंजी प्लस पूंजी में वृद्धि प्लस पूंजी का ब्याज प्लस शुद्ध लाभ, तो घटाओ, आहरण के लिए भी वैसा ही, आहरण प्लस आहरण में वृद्धि प्लस आहरण का ब्याज प्लस शुद्ध हानि, शुद्ध लाभ ये ऊपर था, नीचे क्या है, शुद्ध हानि। लेकिन दोनों में नहीं आएगा, दोनों में से कोई एक ही आएगा, क्योंकि शुद्ध लाभ होगा या शुद्ध हानि होगा। सिक्का उछालो तो हेड टेल दोनों थोड़ी आता है, या तो हेड आता है तो टेल आता है। उसी तरह से पेढ़ी को या तो शुद्ध लाभ होगा, पेढ़ी को नहीं, व्यक्ति को, उस मालिक को, धंधे को मालिक को या तो शुद्ध लाभ होगा या शुद्ध हानि होगा। तो दो में से कोई एक आएगा, एक जगह डैश करना है, लेकिन कौन सा आएगा वो हमें पहले से पता नहीं है, इसलिए लिखना तो हमें दोनों ही पड़ेगा, लेकिन किसी एक जगह पे डैश करना पड़ेगा। अगर शुद्ध लाभ आया तो शुद्ध हानि की जगह डैश करना पड़ेगा, लेकिन लिखकर आपको रखना है। तो क्या क्या है, पूंजी प्लस पूंजी में वृद्धि प्लस पूंजी का ब्याज प्लस शुद्ध लाभ, उनका फिर टोटल, और फिर आहरण में भी वैसे ही, आहरण प्लस वृद्धि प्लस आहरण का ब्याज प्लस शुद्ध हानि, और फिर टोटल इनर कॉलम में। इस टोटल में से ये टोटल घटाकर इधर बाहर लिखना है, जिसको हम कहेंगे शुद्ध पूंजी। क्या कहेंगे, शुद्ध पूंजी। ये जो टर्म है वो उसमें से ये आहरण वाला माइनस करके यहाँ बाहर रख देंगे। तो आधा पेज तो लगभग इसमें ही पड़ गया। उसके बाद थोड़े से ही नाम बाकी है। अनामत, कोई भी अनामत, चाहे सामान्य अनामत दिया हो, पूंजी अनामत, कारीगर मुआवजा अनामत, ये सब कोई भी अनामत दिया होगा तो अनामत। पीएफ, पीएफ का फुल फॉर्म होता है प्रोविडेंट फंड, जो हमारे लिए क्या है, दायित्व। प्रोविडेंट फंड। लोन, कोई भी लोन, बैंक लोन हो, मित्र के पास से लोन लिया हो, किसी व्यक्ति के पास से लोन लिया हो, ब्याज से लिया हो, बगैर ब्याज का लिया हो, सब लोन यहाँ पे ही आएगा, क्योंकि लोन का मतलब होता है कर्ज, दायित्व।
और ये दायित्व वाला ही साइड है। तो अनामत, प्रोविडेंट फंड, लोन। अब आपके बुक में बहुत सारा लोन लिखा हुआ है, लेकिन आपको याद रखना कोई भी लोन होगा तो इधर लिखना। बीओडी यानी बैंक ओवर ड्राफ्ट, लेनदार, देनी हुंडी, चुकाना बाकी कोई भी खर्च, और अग्रिम प्राप्त आय। खर्च होगा तो इन दोनों के खाते में आएगा, लेकिन चुकाना बाकी खर्च होगा तो पूंजी दायित्व में आएगा। ठीक है, तो क्या क्या आया है उसके अलावा, पूंजी आहरण के अलावा? अनामत, प्रोविडेंट फंड, कोई भी लोन, चाहे वो बैंक लोन हो, चाहे मित्र के पास से लोन हो, या किसी व्यक्ति के पास से ली लोन हो। बीओडी यानी बैंक ओवरड्राफ्ट, लेनदार, देनी हुंडी, चुकाना बाकी खर्च और अग्रिम प्राप्त आय। ये जमा साइड कंप्लीट हो गया। अब उधार साइड पे संपत्ति लेना में क्या क्या आएगा? तो जमीन, मकान, यंत्र, फर्नीचर, वाहन। पहले संपत्ति में कौन सी संपत्ति? स्थिर संपत्ति। और स्थिर में भी कौन सी संपत्ति? दृश्य। दृश्य मतलब तो दिखाई देता हो। और बड़ी बड़ी संपत्ति जमीन, मकान, यंत्र, फर्नीचर, वाहन। ये सब नाम आप लगभग जानते ही है, जमीन, मकान, यंत्र, फर्नीचर, वाहन। ठीक है, फिर अदृश्य संपत्ति, ख्याति, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने उसमें से दो जो बार बार आते हैं, ख्याति और पेटेंट, वो नाम लिखा है, ख्याति और पेटेंट। ये सब कैसी संपत्तियां हैं? स्थायी संपत्तियां। जमीन, मकान, यंत्र, फर्नीचर, वाहन, ख्याति, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। कुछ इसमें से दृश्य है और कुछ अदृश्य। उसके बाद विनियोग। विनियोग में भी आपके बुक में बहुत सारा लिखा हुआ है, इस कंपनी में विनियोग, प्राइवेट कंपनी में विनियोग, बॉन्ड कंपनी में विनियोग। अरे किसी में भी विनियोग करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो हमारे लिए क्या है? संपत्ति। इसलिए मैंने विनियोग लिख दिया। कोई भी विनियोग लिखा होगा मतलब आएगा। विनियोग के बाद रोकड़ शेष, बैंक शेष, दोनों दिया होगा दोनों आएगा, एक दिया होगा तो एक आएगा। रोकड़ शेष, बैंक शेष के बाद स्टॉक, अंतिम माल का स्टॉक, स्टेशनरी स्टॉक, प्रारंभिक स्टॉक के अलावा कोई भी स्टॉक होगा तो यहाँ पे आएगा। देनदार, लेनी हुंडी, अग्रिम चुकाया खर्च, मिलना बाकी आए। जिस तरह से इस तरफ था लेनदार और देनी हुंडी, उस तरफ है देनदार और लेनी हुंडी। इधर था चुकाना बाकी खर्च, उधर है अग्रिम चुकाया खर्च। इधर है अग्रिम प्राप्त आय, उधर है मिलना बाकी आय। तो उस तरफ का मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। जमीन, मकान, यंत्र, फर्नीचर, वाहन, ख्याति, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क मैंने नहीं लिखा है। विनियोग, स्टॉक, रोकड़ शेष, बैंक शेष, देनदार, लेनी हुंडी, अग्रिम चुकाया खर्च और मिलना बाकी आय। और सबसे आखिरी में आपका सवाल तभी सही होगा जब ये पूंजी दायित्व पक्ष का और ये संपत्ति लेना पक्ष का योग बराबर आएगा। और ये बहुत ही मेहनत से आएगा। आपने एक भी चूक कर दी, कहीं भी थोड़ी गलती कर दी, तो ये जो योग है वो बराबर नहीं आएगा। और ये योग बराबर होगा तो ही